स्टार्ट करें? स्टार्ट करें भाई। पहले केवल आपको सुनना है, बाद में आपको लिखना है। वर्णमाला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। वर्णमाला में सबसे पहले तो है कि वर्णमाला की संख्याओं को लेकर बड़ा कंफ्यूजन होता है। आपको दो बातों का ध्यान रखना है, एक वर्णमाला की संख्या का ध्यान देना है और दूसरा आपको वर्णमाला की परिभाषा का ध्यान देना है। ठीक, अगर आपसे कहता है, पहले परिभाषा सुनो, अगर आपसे कहता है कि वर्णों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह क्या है, तब आप कहेंगे वर्णमाला। क्या कहेंगे? वर्णमाला। मैंने क्या कहा? क्रमबद्ध। शब्द पर ध्यान दीजिए, मैंने कहा क्रमबद्ध, या मैंने क्या कहा? व्यवस्थित, कहा समूह, तो आप क्या कहेंगे? वर्णमाला। लेकिन अगर हम क्रमबद्ध और व्यवस्थित ना कहें, हम क्या कह दें? सार्थक, वर्णों का सार्थक समूह, तब आप कहेंगे शब्द। अंतर समझ में आ गया? हमने कहा वर्णों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह क्या है, आपने कहा वर्णमाला। हमने कहा वर्णों का सार्थक समूह क्या है, आपने कहा शब्द। तो सार्थक और व्यवस्थित में अंतर समझ में आया? चल ठीक। अब इधर देखो, वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा क्या होता है? व्यंजन। इतनी तो बात पता है, बचपन से क ख ग घ अंगा आ ई उ पढ़ा है हम लोगों ने। ठीक, भाषाओं में क्या है, हमें टोटल बताया गया है कि टोटल वर्णों की जो संख्या है वो कितनी होती है? 52। कितनी है? 52। तो हमने मान लिया कि भाई 52 हमारे पास क्या है? वर्ण है। लेकिन हमसे बचपन से हमको पढ़ाया जाता है कि इसमें 11 स्वर होते हैं और 33 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। तो हमें बीच के तो आज तक समझ में ही नहीं आया कि बाकी सारे कहाँ चले गए। तो 44 ही हुए। कितने हुए? 44 हुए। तो ध्यान से देखिए, अगर आपसे कहा जाए, शब्दों का खेल है, ध्यान से देखना है। अगर आपसे कहा जाए कि कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप क्या कहेंगे? 52। चुपचाप टिक करके चले आएंगे 52। ठीक, आपसे कहा जाए कुल स्वर की संख्या कितनी है, आप कहेंगे 13। ध्यान दीजिएगा, आप क्या कहेंगे? 13। आपसे कहा जाए कुल व्यंजन की संख्या कितनी है, आप कहेंगे 39। यानी हिसाब बराबर हो गया ना हमारा, 39 प्लस 13, तो भैया 52 हो गए कि नहीं हो गए? 52 हो गए, हो गए। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि मूल स्वर की संख्या कितनी है, आप क्या कहेंगे? 11। आपसे कहा जाए मूल व्यंजन की संख्या कितनी है, आप कहेंगे 33। यानी कि अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 44। तो एग्जामिनर एक गेम और भी तो खुल सकता है, हमसे पूछेगा मूल वर्ण की संख्या कितनी है, तो ये हम क्या देंगे? 44। नहीं समझ में आया? आया? फिर से समझाएं, सारा खेल शब्दों का है, फिर से समझाएं। देखो, अगर कहे आपसे कि कुल वर्णों की संख्या कितनी है, कुल वर्ण, तो आप क्या कहेंगे? 52। आपसे कह दे कुल स्वर की संख्या कितनी है, आप कहेंगे 13। और अगर कह दे कुल व्यंजन की संख्या कितनी है, तो आप क्या कहेंगे? कितने हैं? 39। डन। ये तो कुल वाला हिसाब किताब हो गया, हो गया। अब आपसे क्या कहेगा? मूल। आपसे कहेगा मूल स्वर की संख्या कितनी है, आप कहेंगे 11। आपसे कहे मूल व्यंजन की संख्या कितनी है, आप कहेंगे 33। तो भाई अगर इनको जोड़ेंगे तो 44 आया ना, तो पूछ सकता है कि मूल वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 44। है तो डन। जरा बताओ मुझे एक बार, मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 44। बिल्कुल ध्यान, 44। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 11। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? कुल वर्ण की संख्या कितनी है? 52। और कुल व्यंजन की संख्या कितनी है? 39 ना। और कुल स्वर की संख्या कितनी है? 13। 11 कब बोलेंगे? जब मूल स्वर पूछेगा। 13 कब बोलेंगे? जब कुल स्वर पूछेगा। 39 कब बोलेंगे? जब कुल व्यंजन पूछेगा। और मूल व्यंजन पूछेगा तब 33 बोलेंगे। जब मूल वर्ण पूछेगा तो 44 बोलेंगे। और जब कुल वर्ण पूछेगा तो 52। तो जो संख्या में ही इतना टाइम लग गया समझने। अब आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं है? चल, तो इसको आप क्या करो, जरा फटाफट जरा इसको नोट कर लो जल्दी से, जल्दी से नोट कर लो इसे। कोशिश करो अपने आप नोट करो, बिना देखे रिवीजन हो जाएगा, है ना। बिना देखे आप इसको रिवीजन करो फटाफट जल्दी से। एक बार लिख गया तो बस दिमाग में फिट हो जाएगा। देखो, हिंदी किसी के लिए नहीं, आप लिखते रहो, मेरी बात सुनते रहो। हिंदी किसी के लिए नहीं बदलेगी, ना पुलिस के लिए बदलेगी, ना सुपर टेट के लिए बदलेगी, ना लेखपाल के लिए बदलेगी,
और अभी पेट का एग्जाम आ रहा है ना, उसके लिए बदलेगी। बदलेगी क्या? उसके लिए किसी के लिए नहीं बदलेगी। एक बार अगर हिंदी को फुल फ्लैश तरीके से और बढ़िया तरीके से पढ़ लिया जाए तो सारे एग्जाम में हिंदी क्या आ जाएगी? काम आ जाएगी, है ना। बट एक बार अच्छे से पढ़ लिया जाए, वर्णमाला पढ़ रहा है तो उसके सारे टॉपिक्स कवर कर लिए जाएं। आपको इस लेक्चर में ऐसा कोई भी एरिया नहीं जो छूटा मिलेगा। मैं वो बातें आपको बताऊंगी जो आपको लगेगा अरे ये भी वर्णमाला में था, मैंने तो अभी तक पढ़ा ही नहीं है। वो सारी चीजें आपको मिलेंगी यहाँ पर। हो गया? डन? वेरी गुड। जिनका नहीं हुआ है वो फोटो क्लिक कर लेंगे बाद में स्लाइड की। ठीक, आगे बढ़े। हाँ हाँ, फोटो ले लो। वेरी गुड। हाँ हाँ, लिखो लिखो, अपने आप लिखो। डन। अब हम बात करते हैं वर्ण और वर्णमाला। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको और पीछे लेके चलना चाहते हैं। हम आपको एक स्लाइड दिखाना चाहते हैं यहाँ पर। ठीक, तो पहले यहाँ पे समझ लो, एक होती है ध्वनि, एक होता है वर्ण, एक होता है अक्षर और एक होता है वर्णमाला। इन शब्दों का थोड़ा मतलब आपको पता है ना कि सबसे पहले हमारे पास जो ज्ञान था उसको हम कंठस्थ करते थे, लिखते नहीं थे, है ना। हम ऐसा मानते थे कि शब्दों का प्रयोग गलत ना हो जाए, इसीलिए हम क्या करते थे, ज्ञान को मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पहुंचाते थे। तो हमारी जो भाषा थी वो क्या थी? मौखिक थी। हम बोलते थे। इसीलिए आप देखो, जब आप पढ़ते भी हो कि पहले व्यक्ति ने बोलना सीखा, फिर सुनना, नहीं क्या था क्रम, क्या होता है? तो गोपाली, गोपाली में क्या था? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक, तो ध्वनि क्या है? भाषा की सबसे छोटी और मौखिक इकाई थी, पहले इसी का प्रयोग हुआ। उसके बाद क्या हुआ? लिपि आई, और लिपि में सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? वर्ण हो गई। फिर अक्षर आ गए, जिसका नाश ना हो सके, एक ही आघात में जो बोले जाते हो, एक ही सांस में जो बोले जाते हो। फिर उसके बाद क्या आ गए? वर्ण आ गए। ठीक, लेकिन यहाँ पर हम आपको इससे पहले कुछ एक स्लाइड दिखाना चाहते हैं, तो आपको जानना बहुत जरूरी। सारा आपको पढ़ना है, सब आप ही के लिए है। ये वाली स्लाइड है। ठीक, इसे देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर भी बड़ा खेल है, जैसे वहां शब्दों में था ना, वैसे यहाँ पर भी पहले समझना है इसको। इधर देखो, यहाँ पे लिखा है ध्वनि और वर्ण, एक क्रम लिखा है। ध्वनि और वर्ण लिखा है, अक्षर, शब्द, पद, वाक्य, वाक्य और वाक्य। समझो, सबसे पहले लिखा है ध्वनि और वर्ण। अगर आपसे पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी, छोटी इकाई, और ऑप्शन में दे रखा है ध्वनि व वर्ण, वो दे रखा है, आप किस पर टिक करेंगे? ध्वनि पर करेंगे, पे करेंगे, पर करेंगे। लेकिन अगर उसमें दे रखा है मौखिक, तो आप किस पर करेंगे? ध्वनि। अब तो और स्पष्ट हो गया। लेकिन अगर उसने कहा है लिखित, तो आप किस पर टिक करेंगे? वर्ण। यहाँ तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि यहाँ आ जाएगा वर्ण और यहाँ क्या आ जाएगी? कोई दिक्कत नहीं, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और अगर पूछता है भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो जो दे रखा होगा उस पर हम क्या करेंगे? टिक करके चले आएंगे भाई। इसके बाद देखो जरा इधर, फिर कह रहा है अक्षर। अक्षर क्या होता है? जरा एक चीज देखो, हमने यहाँ पर दे दिया माँ, हमने क्या दिया? माँ। लेकिन ये माँ को अगर हमसे अलग करने के लिए कहा जाए तो हम क्या कहेंगे? माँ प्लस आ, और ये हमने इसको कर दिया, यही तो हुआ। यानी कि अगर हमसे कहा जाए कमल लिखो, तो हमने क्या किया? का प्लस माँ प्लस ला कर दिया, और इससे क्या निकाल दिया? इनमें हलंत लगा दिया, मतलब इससे आ बाहर निकाल दिया। तो अक्षर की संख्या कितनी हो गई? 3। यानी कि अब इसका खंडन नहीं हो सकता। अगर इस माँ को हमने ऐसे कर दिया और इससे आ बाहर निकाल दिया तो ये बन गया अक्षर। अब क्या इस अक्षर से खंडन इसका हो सकता है? नहीं हो सकता है। यानी अक्षर वैसा है कि जिसका खंडन नहीं हो सकता। अब जितना खंडन होना था इसका हो चुका, अब नहीं हो सकता। अब आप कह देंगे मैडम इसको आधा माँ कर दे, तो बेटा ये माँ और ये माँ बराबर है, ये माँ और ये माँ क्या है? बराबर है। आप चाहे ऐसे आधा माँ लिख लो और चाहे आप पूरा माँ लगा के नीचे हलंत लगा दो, दोनों की बात है कि माँ आधा ही है। और आधा माँ होने का मतलब है कि इससे आ नाराज होकर बाहर जा चुका है, अब आ इसके साथ नहीं है। तो अक्षर क्या है? जिसका वो छोटी इकाई जिसका खंडन नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, वो क्या है? वो अक्षर है। समझ में आया? ध्वनि क्या था, वर्ण क्या था, अक्षर क्या था। आगे बढ़ते हैं, इधर देखो, अब लिखा हुआ है शब्द।
शब्द आपको बता चुकी हूँ कि वर्णों की जो सार्थक समूह है वो क्या है, शब्द है ना। अगर हमने कहा का म ला और ये मिला तो एक फूल बन गया, फूल का नाम हो गया, तो ये क्या हो गया, कमल। लेकिन अगर हम लिख दें क ला मा तो भी कलम हो गया। लेकिन अगर हम लिख दें का, ऐसे लिख देते हैं ख मा ला कमल, कुछ होता है क्या, कुछ नहीं होता। तो इसका मतलब सार्थक समूह नहीं है, एक अर्थ होना चाहिए। ये क्या हो गया, शब्द हो गया। पद क्या है, शब्दों के प्रयोग से जो वाक्य तैयार होता है उसे हम क्या कहते हैं, पद। समझ में आ रहा है। अब एक बात समझो, आपको समझा क्यों रहे हैं। अब अगर आपसे पूछता है कि सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, ज्यादातर वर्ण पे ही टिक होता है, ठीक। अगर आपसे कहता है लिखित इकाई, तो भी किस पे टिक करना है, वर्ण पर। आपसे कहता है मौखिक इकाई, तो किस पे टिक करना है, ध्वनि पर। अब खेल यहाँ से शुरू, इधर देखो। अगर आपसे कहता है सार्थक इकाई, सार्थक इकाई, तो बेटा शब्द पर टिक हो। किस पे टिक होगा, शब्द पर। सार्थक शब्द नहीं मिलेंगे तो क्या भाषा तैयार होगी, समझ रहे हैं। और अगर कहा जाता है पूर्ण इकाई, कौन सी इकाई, पूर्ण इकाई, भाषा की पूर्ण इकाई या सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई, तब आप क्या कहेंगे, वाक्य। तो कोई दिक्कत, मेरे साथ बताओ। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या फिर वर्ण। भाषा की लिखित इकाई सबसे छोटी वर्ण। भाषा की मौखिक इकाई सबसे छोटी ध्वनि। भाषा की सार्थक इकाई शब्द। भाषा की सबसे बड़ी और पूर्ण इकाई वाक्य। कोई दिक्कत, और यही इसका क्रम है। यहाँ पर कोई दिक्कत है, जहां हमने वर्ण स्टार्ट करना है ना, वहां पे पहले ये लिख लो, सारी बातें लिख लो जल्दी से, वहीं पे लिख डालो ना, मैंने लिखा इस पे लिख डालो फटाक से, लिखवा दूं, लिखो। देखो, भाषा की मौखिक इकाई ध्वनि है, भाषा की मौखिक इकाई ध्वनि है, मौखिक इकाई ध्वनि है, मौखिक इकाई ध्वनि है। भाषा की लिखित इकाई वर्ण है, लिखित इकाई वर्ण है, लिखित इकाई वर्ण है। भाषा की सार्थक इकाई शब्द है, भाषा की सार्थक इकाई शब्द है, शब्द है। भाषा की पूर्ण इकाई, पूर्ण इकाई और सबसे बड़ी इकाई वाक्य है, वाक्य है, वाक्य है, वाक्य है। बताओ भाई, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई सारी बात। देखो, ये हम सारी बात कर चुके हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, ये अब आपके लिए बहुत छोटी बात हो गई। अक्षर भैया जिसका नाश ना हो सके वो क्या है, अक्षर। वर्ण का नाश हो सकता है, वर्ण को दो खंडों में बांट सकते हैं, बांट सकते हैं ना। खा है तो खा प्लस आ हो गया, बट अक्षर को नहीं बांट सकते हैं। वर्णमाला क्या है, वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। नहीं तो वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। बहुत जल्दी जल्दी में गलत होता है, अरे यार आता था मैंने देखा नहीं, ये नहीं करना है। एक एक नंबर आपकी रैंक और आपका सिलेक्शन तय करता है ना। बड़ा दुख होता है जब 1-1.5 नंबर से रुकता है। तो पहले प्रश्न को पढ़ना है, पूछ क्या रहा है, यस और नो, है ना। कभी कभी क्या होता है ना, पूछता है कौन नहीं है, तो पहले वहां गोला बना लेना है, आधे नंबर तुम्हारे इसमें भी कट जाते हैं। पहले प्रश्न को पढ़ना है, समझने की नहीं कि क्या पूछ रहा है, उसके बाद उसके अनुरूप उत्तर देना है। सबसे पहला काम तो यही है। जल्दबाजी में हमने क्या टिक कर दिया, और फिर ओबलिंग भी जब करनी है तो ध्यान से, पता चला सी है तो डी करते चले जा रहे हैं। इस पे बड़ा वो 2 घंटे की सबसे बड़ी चुनौती है जो हॉल में है, असली युद्ध वही है, उस 2 घंटे में लड़ा जाना है। उसके पीछे आपने कितनी तैयारी की है कोई मैटर नहीं करता है। वो 2 घंटे अगर आप युद्ध अच्छे से जीत के नहीं आ पाए तो सब बेकार है। रानी सही कह रहे हैं कि नहीं। वो 2 घंटे आपके जीवन के बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। वो केवल आपका भविष्य नहीं तय करते हैं, आपकी आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य तय करते हैं। अगर एक आदमी नौकरी में होता है तो उसकी आने वाली 3 पीढ़ियां क्या होती हैं, सुधर जाती है। आदमी गर्व से बताता है, अरे मेरे दादा तो एयरफोर्स, मेरे दादा तो जो है वो सिल टैक्स ऑफिसर थे, मेरे दादा तो कमिश्नर थे, मेरे दादा तो एसडीएम थे, बताता है कि नहीं। तो यही सोचना है कि वो 2 घंटे आपको अपने लिए नहीं, अपनी 3 पीढ़ियों को संवारने के लिए काम करना है। तो बिल्कुल अटेंशन में काम। अब इतना भी अटेंशन में नहीं कि हड़बड़ाहट में गलत हो जाए, नहीं, कुछ ज्यादा ही कुछ एकदम घबरा जाते हैं बिल्कुल एकदम। पता चला एग्जामिनर बगल में आके खड़ा हो गया तो गोला सी की जगह डी में खिसक गया, ये भी नहीं करना है।
ठीक है, और एक एक पेज क्वेश्चन करना और उसकी ओबलिंग करते जाना है, क्योंकि लास्ट में फिर ओबलिंग में गलत हो जाता है। ठीक, चलो, और बड़ा खराब लगता है कि जब हम अपनी मूर्खता से पास नहीं हो पाते हैं। ना आए चल जाएगा, लेकिन मूर्खता से पास ना हो पाए तो बहुत खलता है, उसकी माफी हम स्वयं को नहीं दे पाते हैं। क्या हम स्वयं को माफ कर पाते हैं? हम कभी माफ नहीं कर पाते हैं। ठीक, चलो इधर देखो, ये हो गया। अब वर्णों के प्रकार, ये आपको पता है कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, तो यहाँ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो इसको भी खत्म करते हैं। स्वर क्या होते हैं? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। और व्यंजन क्या होते हैं? जो आश्रित होते हैं। किस पर? स्वरों पर। लिख डालो 2 लाइन जल्दी से। देखो कि वर्णमाला में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला में स्वर 2 प्रकार के होते हैं, वर्ण और स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जबकि व्यंजन स्वरों पर आश्रित होते हैं, जबकि व्यंजन स्वरों पर आश्रित होते हैं, जबकि व्यंजन स्वरों पर आश्रित होते, स्वरों पर आश्रित होते हैं। डन? नहीं, फिर जबकि व्यंजन स्वरों पर आश्रित होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। ये बेचारे सहारा छोड़ेंगे तो अक्षर बन जाएंगे, कोई भी उठा के इनको पटक देगा, है ना, इनका नाश कर देगा। पढ़ा है अभी आपने, इसीलिए स्वरों के साथ साथ चलते हैं। ये कहते हैं बहन भाइयों हमको भी साथ ले लो। डन? कितने मूल स्वर होते हैं? मूल स्वर कितने होते हैं? 11। और कुल स्वर कितने होते हैं? 13। मूल व्यंजन 33। कुल व्यंजन, क्या बात है, कुल वर्ण, मूल वर्ण, बस बस बस, ठीक ठीक ठीक। देखो हेडिंग डालो, वर्णों के प्रकार, वर्णों के प्रकार, सॉरी स्वरों के प्रकार, स्वरों के प्रकार। इधर देखो, अब हम कुछ स्वरों के प्रकार पढ़ेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन काफी दे देता है हमसे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझेंगे और सारे याद हो जाएंगे, रटने वाला कुछ यहाँ पे नहीं है। सबसे पहले आपसे पूछता है, ऊपर लिखा हुआ है देखो, उच्चारण के आधार पर, या आपसे पूछेगा उच्चारण समय के आधार पर। ठीक, फिर आपसे पूछता है जीभ के प्रयोग के आधार पर, फिर पूछेगा आपसे होठ के प्रयोग के आधार पर। ठीक, अभी हम सब देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या देखेगा? मात्रा के आधार पर, कुछ ऐसे पूछता है आपसे, तो एक एक करके हम जल्दी फटाफट देखते हैं क्या होते हैं। सबसे पहले देखो क्या कह रहा है, स्वर समय या मात्रा के आधार पर क्या होते हैं। तो मात्रा और उच्चारण के समय के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है आपका? ह्रस्व स्वर। दूसरा आपका कौन सा है? दीर्घ स्वर। और क्या है आपका? क्लुप्त स्वर। ठीक, ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? बहुत ध्यान समझना। ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिनको बोलने पर बहुत कम समय, क्या लगता है? बहुत कम समय लगता है, बहुत कम समय लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। और एक और चीज, इनकी संख्या पूछेगा तो आप क्या कहेंगे? 4 होती है। ये एक मात्रिक होते हैं। ये क्या होते हैं? एक मात्रिक होते हैं। अब आपसे पूछेगा दीर्घ स्वर क्या होते हैं, तो आप कहना भैया जितना ह्रस्व स्वर को बोलने में समय लग रहा था, हमने क्या बोला? आ, फिर हमने बोला बड़ा आ, तो अगर आ बोलने में 2 सेकंड का टाइम लगा है तो बड़ा आ बोलने में 4 सेकंड का टाइम लगेगा, यानी कि 2 गुना। तो आप क्या बोलेंगे? जिन स्वरों को बोलने पर ह्रस्व स्वर का 2 गुना समय लगता है वो क्या होते हैं? दीर्घ होते हैं। दा से दीर्घ, दा से 2 गुना, कोई दिक्कत नहीं। ह्रस्व स्वरों की संख्या मैंने कितनी बताई? 4। और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7। तो वो 4 कौन कौन से हैं देखो जरा। तो 4 हैं आपके आ, ई, उ और री। ठीक, इन्हीं को एक मात्री बोला जाता है। ऊपर देखो लिखा है ये मूल स्वर होते हैं। अब आप कहेंगे मूल स्वर तो हमने आपको 11 बताए हैं, तो यहाँ 4 कैसे आ गए? तो क्वेश्चन बनेगा उच्चारण के आधार पर मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? आप क्या कहेंगे? 4। ठीक, अब ये भी दिमाग में आ सकता है भाई कि सारे छोटे वाले क्या हैं? मूल स्वर ही तो है, यानी ह्रस्व स्वर ही तो है। तो आप फटाक से टिक करके आ जाएंगे कि ई, उ, आ, री, ए सब क्या होंगे? ह्रस्व होंगे। बट आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि छोटा हुआ तो क्या हुआ? ए नहीं है। समझ रहे ना? हम क्या करते हैं, अरे सब ईमानदार है सारे आ जाओ, और अगर एक चोर छुपा बैठा तो गड़बड़ हो जाएगी। सारे छोटे नहीं है, इसमें ए नहीं है, और यही एग्जामिनर का फेवरेट है। जहां पे थोड़ा बहुत टर्न होता है एग्जामिनर, वहीं जहां टैप होगा ना वहीं फंसाने की कोशिश करता है। यहीं आपको फंसा लेगा कि ए नहीं है। ए कहां पर है? देखो जरा इधर, ए कहां पर है? दीर्घ में है। समझ में आया? तो ह्रस्व स्वर 4 कौन से हैं? ई,
उ, आ और क्या है री। अगर आपसे कहेगा दीर्घ कौन से हैं तो ए दोनों यहाँ बैठे हुए हैं, और क्या बैठा हुआ है, बड़ा आ, ई, बड़ा उ, ओ और औ। बताओ कोई दिक्कत। ये कितने हैं 7, ये कितने हैं 4, 7 4 11 हो गए। इधर देखो प्लुप्त क्या होते हैं, ये 3 मात्रिक होते हैं। ये क्या होते हैं 3 मात्रिक होते हैं, मतलब जिनको बोलने पर ह्रस्व स्वर का कितना समय लगे, 3 गुना समय लगे, वो क्या होंगे, प्लुप्त होंगे। अब ये कोई शब्द नहीं, ये कोई स्वर नहीं है, जैसे ओम, ये ध्वनि है, ओम, राम, ये सब क्या हो जाएंगे आपके, ये प्लुप्त हो जाएंगे। कोई दिक्कत, पूछा भी नहीं आता ज्यादा, आप सबसे ज्यादा पूछा जाएगा वो ह्रस्व पूछा जाता है, सबसे ज्यादा ह्रस्व। और खास करके पूछता है कि मूल स्वर कौन है, यही 3 है। कौन कौन से हैं, आ, ई, उ, ए। ठीक, पहले पूरा समझाते हैं फिर इकट्ठे आपको लिखाएंगे। इधर देखो, अब आता है जीभ के प्रयोग के आधार पे, है ना। थोड़ा सा जीभ भी बना के देखिए, मेरी आर्ट बहुत अच्छी तो नहीं बट कोशिश करते साथ बन ही जाए। देखो बन गई, ठीक, काम चला लो, चला लो, ठीक। ये टिप है, जबान बहुत चलती है हमारे यहाँ, वो हमसे कहते हैं वो तो जबान, इसी का तो पैसा है, नहीं है, कहते ज्ञान बहुत देती हूँ, हमने कहा इसी का तो पैसा है, नहीं है भाई, ज्ञान नहीं देंगे तो पैसा कहाँ से मिलेगा। नहीं, जो नए बच्चे पहले उनको बता दे वो हमारे पति हैं जो भी गए थे। आधों को तो ये लगने लगा भाई जब जमाना खराब है, बोलेंगे मैडम वो सर का चक्कर चल रहा है। तो जो अभी गए थे ना पढ़ा के, वो इत्तेफाकन हम दोनों पति पत्नी हैं, तो उन्हीं की बात कर रहे हैं। इसलिए पहली क्लास में हम आते यही बताते हैं, वो हमारे पति हैं, हम उनकी पत्नी हैं, गलत फहमी दूर करने के लिए, है ना। आजकल देख रहे हैं क्या क्या चल रहा है, तो हम आते ही पहले बताते हैं जो अभी गए हैं वो हमारे पति हैं, और जो है हम दोनों जो है 9 साल पहले बंधन में बंध गए थे, वो आज तक ऐसे बंधे हैं कि बस बंधे ही है, भगवान करे बंधे ही रहे हैं, ना। चलो आगे देखो, इधर वो कहते जबान बहुत चलती है, तो हमने कहा जबान से ही पढ़ाना होता तो जबान ही चलेगी, क्या किया जाए। इधर देखो, तो यहाँ पर हम बोलेंगे जीभ के प्रयोग में, आप बोलो ई, ई, दांत से थोड़ा सा ऐसा लगता है जीभ बाहर झांक रही है, ई, बस खाली आगे वाली टिप हिलेगी, ई। आप बोलो ए, हल्का सा हिलेगी, राइट। जहां पर जीभ के अग्र भाग का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, अग्र, अग्र मतलब आगे का प्रयोग होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, अग्र स्वर बोलते हैं। कोई दिक्कत, बहुत आसान है, ई, ई, ए, जीभ आगे की तरफ हल्का सा भागने की कोशिश करती है, ई, ई, ए, बाकी कहीं किसी हिस्से का कोई प्रयोग नहीं है, हम क्या बोलेंगे, अग्र स्वर बोलेंगे। तो ई, ए और ए, ये क्या हो गए, अग्र स्वर, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर देखो, मध्य में केवल आ ही है, मध्य में क्या है, आ है, बाकी सबको पश्च में डाल दो, कोई टेंशन ही नहीं है, याद करना ही नहीं है, कुछ नहीं याद करना हमको, हमें केवल अग्र याद करना है, हमें एग्जाम पास करना है, हमें पढ़ाना नहीं है किसी को, पर टीचर नहीं बनना ना, मतलब बनना है, सरकारी टीचर बनना है, सही है ना। तो हमने क्या बताया, अगर पूछे अग्र स्वर कौन से होते हैं, आप क्या बताएंगे, ई, ए। आपसे कहा जाए मध्य क्या होता है, आप कहेंगे छोटा आ, बड़ा आ तो इसलिए नहीं होगा, मम्मी कहते ना मुंह खोलो आ, तो बच्चा कहता आ, बड़ा सा मुंह खोलता है ना, तो पीछे तक जाएगा तो पश्च हो जाएगा, तो आ और ऊ, बड़ा ऊ, और क्या बचा, ओ, औ, ये सब क्या आ जाएंगे, पीछे चले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, पश्च हो जाएंगे। कोई दिक्कत, बहुत आसान था, चल ठीक, गुड। अब देखो जरा होठों की आकृति के आधार पर देखते हैं पहले जरा, ये होठ अगर गोल हो जाए तो वृत्त, और गोल ना हो तो आवृत। बोलो ओ, औ, हो गए, बोलो ऊ, बोलो बड़ा ऊ, चलो शिवांशु जरा ए होठ गोल करके बोलो, नहीं बोलो, नहीं होठ गोल करो, नहीं होंगे, बोलो ई बोल कर देखो, नहीं बोल पाओगे, बोलो आ होठ गोल करके, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना, केवल कितने पॉसिबल है, 4 में, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, बड़ा ऊ, हो गए, बाकी किसी में नहीं हो रहा, खत्म, ये व्रत हो गया, और जो बचा वो क्या हो गया, आवृत। ये इतना लंबा लंबा डराने के लिए लिखा है ना, कोई टेंशन नहीं है, खत्म, ठीक, डन। तो हमने क्या क्या देखा भाई जरा बताओ, हमने देखा मात्रा के आधार पर या उच्चारण के आधार पर, जिनमें बहुत थोड़ा समय लग रहा था वो कौन थे, ह्रस्व स्वर, वो कौन थे, आ, ई, उ, री, बाकी हमको आता है। होठों की आकृति के आधार पर वृत्त, उ, बड़ा उ, ओ, औ, बाकी हमको आता है। और जीभ के अग्र के स्थान पर ई, ए, दोनों साथ साथ चलेंगे, बाकी हमको आता है। काम खत्म, आगे बढ़े, चल इधर देखो, अब इधर करते हैं हम मुख खुलने के आधार पर। अब ये क्या है भाई, मुख खुलने के आधार पर आप कितना मुंह खोलते हो, अब जानबूझ के बड़ा मुंह खोलो तो एक अलग बात है ना, पता चला बोल रहा ऊ है, आप बोल रहे ऊ बड़ा सा मुंह खोल करके, तो ये तो फिर गड़बड़ है ना।
स्वाभाविक रूप से कितना खुलता है, ये देखते जरा हम लोग। ये बहुत पूछा था एग्जाम में, इंपॉर्टेंट भी है, समव्रत विव्रत तो बहुत पूछता है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आपको इसको थोड़ा सा हम ढंग से बताते हैं। ढंग से क्या बताते हैं, बताया तो हमने सब कुछ ढंग से है, आप इसको समझो जरा। इधर देखो, जिसमें पूरा मुंह खुले वो आ है। कौन सा? बड़ा आ। आप बड़ा अगर अच्छे से बोलोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा मुंह खोलना ही पड़ेगा, है ना। वो है ना, देख सुदामा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, और क्षण भर ना वो हिल ना सकी कोमल काया। कहते हैं ना आ करो, तो बड़ा सा करते हैं आ, तो पूरा ब्रह्मांड दिखता है उनको। तो आ करने के लिए आपको पूरा मुंह खोलना ही पड़ेगा। जब आप पूरा मुंह खोलते हैं तो वो क्या है, विवरत्व है। और विवरत्व क्या है, एक ही है, और वो क्या है, आ, विवरत्व। कोई दिक्कत नहीं। और अर्धविवरत्व क्या है, जिसको आधा मुंह खोलकर बोला जाए, जैसे क्या है, ओ, ओ, आ, छोटा वाला आ, और क्या है, ए। ये क्या हो जाएंगे, अर्धविवृत्त। मतलब इससे आधा मुंह खुलेगा, 50% मुंह खुलेगा इससे, ठीक है। और समृत तो क्या है, मुंह लगभग बंद रहे, बिना बोले। आप बोल सकते हो ई उ, आप बोल सकते हो ना ई उ, मुंह नहीं भी बोलो खोलो तभी साउंड आ जाएगा, ई, लगभग बंद है, ठीक। और जिसमें लगभग क्या है, आधा बंद है, वो क्या है, ए ओ, ए ओ। बोल लोगे आप आराम से, डन। समझ में आया। समृत विवृत्त क्या है, अर्धविवृत्त समृत्व क्या है, आ क्या है, बड़ा आ, और छोटा आ अर्धविवृत्त है, ठीक। तो इस पर थोड़ा विशेष ध्यान रखना हम लोगों को। और छोटी ई छोटा ऊ दोनों क्या है, समृत्व है, दोनों ही समृत्व है, ठीक। और ये इधर क्या है आपका, अर्धविवृत्त क्या है, जहां पर आधा बंद रहता हो, ए और औ। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे आज, वरना इकट्ठे आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे, थोड़ा ही थोड़ा। कॉपी बंद करने का मतलब नहीं, अभी लिखाना भी है इसको, है ना। कॉपी बंद हो गई बिल्कुल, अब इसे लिखाना भी है, लेकिन इतना समझाने के लिए आज काफी है। बाकी जो आज पढ़ाया है वो पूरा पहले हम लिखा देते हैं। देखो जितना पढ़ रहे हैं उसको पर डे रिविजन करते रहो। मैं आपको रिटर्न में गारंटी दे सकती हूँ, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं जाएगा। राइटिंग में दे सकते हैं लिख करके, इनसफिशिएंट है। बस पर डे आपको पढ़ना है, नहीं पढ़ोगे तो पहाड़ बन जाएगा इकट्ठे, और फिर दिक्कत होगी। अगर पर डे की पढ़ते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करें इसको हम लोग, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करना था हम लोगों को, कहाँ से स्टार्ट करना है, लिखो। हाँ हेडिंग डालो।